गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इंग्लिश में जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं उसका हम आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स दे रहे हैं। ये नोट्स वही नोट्स है जो हम क्लास में अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं, वही नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इस नोट्स की खासियत ये है ना कि इस नोट्स में बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है। और यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए नाइन्थ के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि आगे विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए सहायता करेगा, हेल्प करेगा। और आप लोग के लिए खासियत बात यह है कि क्लास नाइन्थ में जो एग्ज़ाम भी होती है सारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, इसलिए यहाँ पर वन लीनियर टाइप्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका पॉइंट बाय पॉइंट जो है सो पूरा एक्सक्लूजन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये जो नोट्स हम आप लोगों को दे रहे हैं इस नोट्स को हम ओवरव्यू पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यदि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करने में कम से कम जो है सो 10 घंटा का टाइम लगेगा और वो उतना टाइम एक वीडियो में दे पाना पॉसिबल नहीं है, और वो भी नोट्स के लिए आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो नोट्स है इसका एक ओवरव्यूज आप लोगों को हम बता देते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, आप समझ जाइएगा। और इसको क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में इस नोट्स को उतार लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिए। हर चैप्टर का आप लोगों को नोट्स मिलेगा, चाहे वो साइंस का हो, हिस्ट्री का हो या पॉलिटिकल साइंस का हो, इंग्लिश का हो या कोई ग्रामर का हो। सिर्फ नाइन्थ का ही नहीं बल्कि दूसरे दूसरे क्लास का भी नोट्स आप लोगों को जो है सो मिलेगा इस चैनल पर। इसलिए यदि आप चाहते हैं किसी तरह का नोट्स आप लोगों को मिले और वो भी बिल्कुल हैंड रिटन, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, हम आगे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इसके बारे में ओवरव्यू थोड़ा समझा देते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति है क्या। ये जो फ्रांसीसी क्रांति है तो हम जानते हैं कि एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, और ये फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट में है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था तो इस फ्रांस में बुरबू राजवंश का शासन था, जिसमें राजा जो थे उस राजा का नाम है लुई 16वां। राजा का नाम क्या है, लुई 16वां। और उसकी पत्नी जो थी उसका नाम है मेरी एंटोइनेट। उसी के द्वारा फ्रांस में शासन चलाया जा रहा था। और फ्रांस में जो पब्लिक थे यानी जो जनता थे, वहाँ के जनता को 3 स्टेटस में बांटा गया है, जिसको हम लोग करते हैं फर्स्ट स्टेटस, सेकंड स्टेटस और थर्ड स्टेटस। देखिए, हम क्लास में जब इसको पढ़ाते हैं ना तो वहाँ पर दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, बायलिंगुअल पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोगों को नोट्स जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये सिर्फ हिंदी में करवाया जा रहा है। तो प्रथम स्टेटस में कौन कौन आते थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेटस में एज और जितना लोग लिखा हुआ है उतना सब आते थे तृतीय स्टेटस में। अब देखो फ्रांस में हुआ क्या। फ्रांस में हुआ क्या कि वहाँ का जो शासन चल रहा था लुई 16वां का, वो शासन उतना अच्छा शासन नहीं था, क्योंकि लुई 16वां एक क्रूर शासक थे और क्रूर शासक होने की वजह से वो फ्रांस की जनता उसको पसंद नहीं करता था। इसीलिए अब फ्रांस की जनता जो है सो मांग करने लगा कि नहीं, शासन हमारी कुछ मांगे पूरी किया जाए। और ख़ास करके तीसरे स्टेटस के लोग, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थर्ड स्टेटस के लोग थे, इसको कोई पावर नहीं था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि थर्ड स्टेटस के लोग 90% लगभग थे और ये जो है सो ओनली फॉर 10% लगभग थे। लेकिन इसके पास 60% जमीन सिर्फ और सिर्फ किसके पास था, फर्स्ट स्टेटस और सेकेंड स्टेटस, और 40% लैंड किसके पास था, तृतीय स्टेटस के पास। लेकिन जो टैक्स दिया करते थे जमीन का, वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटस के लोग देते थे और ये सब दोनों नहीं देते थे। ये सब दोनों अमीर लोग कहलाते थे। फर्स्ट स्टेटस और सेकेंड स्टेटस ये अमीर थे और ये गरीब थे। तो यही एक बार हुआ क्या कि यहाँ पर राजा जो है कोई भी कर को या टैक्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी काम करते थे वो, तो यहाँ पर राजा ने क्या किया था, बहुत सारी फिजूल खर्च किया था। और फिजूल खर्च करने के बाद हुआ क्या कि राजा चाहता था कि हम जो है सो फिजूल खर्च कैसे भरपाई हो, तो उसके लिए वो टैक्स बढ़ाना चाहते थे। तो टैक्स वो बढ़ा नहीं सकते थे, टैक्स बढ़ाने के लिए उसे आम जनता की अनुमति सहमति भी लेनी पड़ती थी। तो उस कंडीशन में जो है सो वो प्रथम स्टेटस, सेकेंड स्टेटस और थर्ड स्टेटस तीनों स्टेटस के लोगों को एक साथ बुलाया था कि आप लोग आइए, और तीनों जो है सो यहाँ पर आए थे। लेकिन इसमें पावर ये था कि जैसे कि मान ली इसमें बुलाया गया है, एक जगह बुलाई गई है,
तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटस और सेकंड स्टेटस था तो उसको बैठने का राइट्स था, लेकिन थर्ड स्टेटस के लोग बैठ नहीं सकता था, वो पीछे खड़ा रहता था, जिसकी वजह से उसे अपमानित सा लगता था। यहाँ पर थर्ड स्टेटस के लोग 600 रहा करते थे और ये सब जो है सो 300 रहा करते थे, ये भी 300 और ये भी 300 रहा करते थे फर्स्ट और सेकेंड। तो अपमानित हुआ करता था। अब लेकिन थर्ड स्टेटस के लोग डिमांड किया कि नहीं, हमको अपना अधिकार चाहिए, तो उसी को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद थर्ड स्टेटस के लोगों में ही एक असेंबली बनी, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल असेंबली। आगे आप लोग को मिलेगा, आप लोग नोट्स लिखिएगा तो वहाँ पर मिलेगा। और उसमें से नेशनल असेंबली ने इकट्ठा करके और नेशनल असेंबली ने एक ग्रुप बना करके और वहाँ पर जो है सो राजा के खिलाफ में विद्रोह करता है। और विद्रोह करने के बाद जो बास्तिल का किला है, उस बास्तिल के किला को पूरा ध्वस्त कर दिया जाता है, राजा को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन राजा को मारा नहीं जाता है, राजा को खौफ था। और वहाँ पर नेशनल असेंबली के लोगों के द्वारा वहाँ पर संविधान लागू कर दिया जाता है। 1791 में नया संविधान बन जाता है। कहाँ पर? फ्रांस में। लेकिन फिर बोला जाता है ना कि नेशनल असेंबली के लोग भी बुरे हो जाते हैं, और वो जब बुरे होते हैं तो फिर जैकोबिन क्लब के सदस्य आते हैं, जिसकी स्थापना मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किया था। फिर वो भी सुधार करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर वो जो है सो वो भी फिर वैसा ही इंसान बन जाते हैं, या वैसे ही बन जाते हैं जो गरीबों को सताने का काम करता है। फिर वहाँ जा कर के नेपोलियन का जन्म होता है, और नेपोलियन आते हैं और नेपोलियन अच्छा काम करते हैं। लेकिन शुरुआत में तो नेपोलियन अच्छा काम करते थे, बाद में जो है सो नेपोलियन भी अच्छा काम नहीं करने लगा। अब बाद में नेपोलियन जब अच्छा काम नहीं करने लगा तो फिर उसको भी हटाया जाता है। 1815 में एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाटरलू का युद्ध, और इस युद्ध के माध्यम से इसको हटाया जाता है। और हटाने के बाद जो है सो फिर से वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना होती है और जनता वहाँ का शासन चलाते हैं। और शासन चलाने के बाद जो है सो वहाँ फिर से फ्रांस आज़ाद होता है और फ्रांस की आज़ादी मिलता है। तो ये ओवरव्यू हम ये चैप्टर का पूरा सार आप लोगों को बता दिए। आप लोग यदि चाहते हैं इसको लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। पूरा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके इसको जो है सो लिख लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा आप लोग के लिए। वीडियो को रोक रोक करके आप इसको लिख लीजिए। शुरू से चलिए एक बार हम शुरू से ले चलते हैं। ये पहला है, वीडियो को रोक लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये सेकंड पेज है, इसको भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर टैक्स है, दो प्रकार के टैक्स हुआ करता था, एक टाइल एक टाइद। टाइल प्रत्यक्ष कर होता था जो डायरेक्ट राजा लेते थे, और टाइल धार्मिक कर होता था जो पादरी लेते थे। फिर यहाँ क्रांति की शुरुआत कैसे हुई उसका ओवरव्यू। ये सब जो आप लोग देख रहे होंगे, ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ये सारा, तो ये सब जो है हम क्लास में जो एक्सप्लेन बोर्ड पर करते हैं, ये बोर्ड वर्क है। ये जो बच्चे लोग किए हैं ये बोर्ड वर्क है, आप लोग देख सकते हैं। इसको यदि आप चाहते हैं कि ना लिखें तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए, ये सब बोर्ड वर्क है। यहाँ जो आप लोग ये सब देख रहे हैं ये सारा चीज़ बोर्ड वर्क है। बोर्ड में हम पढ़ाते हैं, वो बोर्ड वर्क में जो जो काम करते हैं, जो जो लिखते हैं, वो सब उतारते हैं, उसके बाद फिर से उसका हम पॉइंट लिखाते हैं। तो वो सारा चीज़ है। यहाँ भी देखिए बोर्ड वर्क लिखा हुआ है, यहाँ भी बोर्ड वर्क है। नीचे भी जाइएगा तो यहाँ भी आप लोगों को बोर्ड वर्क मिलेगा, यहाँ भी बोर्ड वर्क आप लोगों को मिलेगा, लिख सकते हैं। ये बुक का चीज़ है, कौन किसका प्रतीक है, फ्रांसीसी में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ, गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, वो है। आतंक राज फिर आता है वहाँ पर, 1793 से 94 के काल को बोला जाता है आतंक राज। ये भयानक राज था, और इसी आतंक राज के दौरान ही वहाँ के जो शासक थे उस शासक की हत्या किया जाता है। डायरेक्टरी शासित प्रदेश, महिलाओं के लिए भी क्रांति। फिर आगे का टॉपिक है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा तो आप लोग जानते होंगे, आदमी को गुलाम बनाना, खरीद बिक्री करना। उसके बाद क्रांति और रोजाना की जिंदगी, नेपोलियन बोनापार्ट। लास्ट में सबसे कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट। और अभी जो हम ओवरव्यूज आप लोगों को बताए थे कि वाटरलू का युद्ध, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा है, वो है। ये फेयर कॉपी है, जो हम क्लास में पढ़ाए हैं उसका फेयर कॉपी बच्चे लोग किए हैं, उसी को सिग्नेचर जो किए हैं वही है फेयर कॉपी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आप चाहते हैं इसी तरह का और नोट्स आप लोग को अवेलेबल हो
तो आप लोग दूसरी जगह भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी इसको लिख सकें, पढ़ सकें और पूरा एक किताब का ओवरव्यू पढ़ सकें, क्योंकि पूरी किताब को पढ़ करके समझ पाना पॉसिबल नहीं है। टफ लैंग्वेज दिया रहता है, तो उसको जो है सो एक सिंपल लैंग्वेज में एक पॉइंट के रूप में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग इसको देख करके, ऐसा लैंग्वेज है ना कि आप लोग इसको पढ़ करके खुद समझ भी सकते हैं, ऐसा लैंग्वेज है ये। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।